अस्सलाम वालेकुम क्लास, am I audible? वालेकुम अस्सलाम सर। यस सर बहुत स्लो आ रही है आवाज। स्लो एक मिनट रुकिएगा। चलें अब बताएं। सर बोल के तो बताएं। अब बताएं, अब आवाज आ रही है मेरी? जी जी अब आ रही है। जी जनाब, हमारे सीआर साहब अवेलेबल हैं? जी जी सर अवेलेबल है। चलें ये मुझे बताएं कि लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक क्या था? लास्ट क्लास में मेरा नेट प्रॉब्लम नहीं था। टॉपिक क्या था? अच्छा सर बताते हैं। यार एटलीस्ट आठ नाक नाक मत कटवाना हमारी, प्लीज। हमने लास्ट क्लास में भी जो है ना बड़ी गंदगी की थी। सर कंडीशनल स्टेटमेंट्स नहीं था। आई थिंक सो। आई थिंक सो का क्या मतलब? व्हाट इज आई सर थिंक सो? कंफर्मली आई थिंक कंफर्म। पढ़ते भी हो क्लास के बाद? जी आपको जी जी तो फिर ये आई थिंक सो क्या होता है? इसका मतलब होता है मैं भी। ये तो हाल है हमारे सीआर का। आपने कहा था मैं अच्छा वाइवा नहीं जनाब, लूंगा अभी। मैं आप वाइवा ले भी नहीं फिर रहा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। मतलब वाइवा नहीं तो ऐसे भी सवाल मुझसे ही पूछ रहे हैं। क्या मतलब? सीआर हो आप, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हो आप। ओके ओके मैंने बता दिया मुझे जितना पता है सर यही अच्छा, यही था बस कंडीशनल सवाल। स्टेटमेंट में कौन कौन से कीवर्ड इस्तेमाल किए थे हमने? क्या कीवर्ड कौन से इस्तेमाल किए थे कंडीशनल स्टेटमेंट में? कौन सी स्टेटमेंट्स आती हैं भाई? म्यूट करें, कुछ नहीं आता हमारे सीआर को। अच्छा जनाब, तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने बात की थी वो कंडीशनल स्ट्रक्चर में बात की थी, जिसमें हमें इफ और एल्स की स्टेटमेंट मिलती है। ठीक है जनाब, तो इफ और एल्स को हमने प्रीवियस क्लास में टर्नरी ऑपरेटर से भी इम्प्लीमेंट किया था। कोई इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा? क्या था ये इफ एल्स का स्ट्रक्चर? कितने ब्लॉक्स पे काम करता है ये, इम्प्लीमेंट होता है सर ये? 2 ब्लॉक्स पे काम करता है। सॉरी, दोबारा बताइए। 2 ब्लॉक्स पे काम 2 करता है, ब्लॉक्स पे 2 काम ब्लॉक्स करता पे है, वेरी काम गुड। करता है। कौन ठीक कौन है। से? इफ पहले एक इफ का ब्लॉक होता है, इसके बाद एल्स का ब्लॉक होता है। इफ और फिर उसके बाद एल्स का ब्लॉक होता है, वेरी गुड। चलिए मुझे ये बताएं कि अगर हमारे पास 3 कंडीशन है और तीनों को हमने अगर मल्टीपल इफ में बाइंड किया है तो उसका ड्रॉबैक क्या होता है हमें? सर मल्टीपल इफ में अगर हम लोग ड्रॉबैक करेंगे तो फिर ये कि जो भी कंडीशंस हमने दी होंगी वो तीनों कंडीशंस को जो है चेक करेगा। वो तो वैसे भी करेगा। फिर हमें तो ये करना है ना कि सर एक स्टेटमेंट को चलानी है, उसके ऊपर देखना है कि ये चल देखो, रहा है या आप नहीं। अपनी इस बात को इस तरीके से बताओ कि अगर हमने 3 सर इफ अगर डिफाइन किए, अगर पहली ही कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कंपाइलर बिला वजह
बाकी इफ को चेक करेगा। इस तरीके से बताओ, जी सर सर, सही है? तो इसका ड्रॉबैक सर क्या होगा जी? कोई बताना चाह रहा है, बताइए। जी सर। सर अगर हम मल्टीपल इफ की कंडीशंस लगाते हैं ना, तो सबसे पहला वाला अगर ट्रू होगा तो वो पहला वाला ही रन करेगा, नहीं तो फिर वो सेकंड में मूव कर जाएगा। अगर वो फॉल्स है तो वो सेकंड में मूव कर जाएगा, अगर सेकंड भी फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है, तो उसके बाद वो थर्ड पे चला जाएगा। इस तरह सर ये मल्टीपल कंडीशन मतलब मल्टीपल टाइम्स अगर हम लोग तो इसका कंडीशंस ड्रॉबैक लगाते क्या हैं। है? ड्रॉबैक सर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमने कहा है कि इफ आदिल इज ट्रू, ठीक है, उसके बाद आता है इफ सैयद इरफान इज फॉल्स, ठीक है ना, तो सबसे पहला वाला जो आएगा वही सर हो जाएगा। ये सर इसका ड्रॉबैक है। देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इंटीजर a इक्वल टू 10, इंटीजर यस सर। b इक्वल टू 20, इक्वल टू 20, और यहाँ पर हमने एक एक्सप्रेशन दे दी कि भाई a इज लेस देन b। एक कंडीशन ये दे दी और एक कंडीशन ये दे दी कि भाई b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, अब यहाँ पे यस भी सर। एक स्टेटमेंट है और यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट है, और इसी तरीके से एल्स में भी एक ब्लॉक है, कोड है। तो मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ एल्स ब्लॉक। तो अब मुझे बताइए इसका ड्रॉबैक क्या होगा? सर यही है कि प्रोग्राम जो है वो हर एक स्टेटमेंट को चेक करेगा इफ एंड एग्जैक्टली एल्स के पहला पॉइंट ये कंडीशंस है, को। बिल्कुल सही बता रहे हो, पहला पॉइंट ये है। देखो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इस टाइम फॉर द टाइम बिंग इस कोड की बात करें, तो ये वाले कोड में कहानी ये है कि भाई ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों क्या है? ट्रू है, दोनों ही ट्रू है ना। तो यस सर। जब ये पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये चल जाएगा और जब ये दूसरे ब्लॉक में जाएगा कंपाइलर, तो ये क्या करेगा? सिंपल सिंपल इन दोनों स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगा। क्यों? क्योंकि भाई कंपाइलर को पता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट दो ब्लॉक पे चलता है, एक इफ के और एक एल्स पे। एक इफ इसको मिल गया तो कंपाइलर एक्सपेक्ट करेगा कि भाई इसका भी एल्स होना चाहिए, जो कि नहीं है। फिर कंपाइलर जब दोबारा इफ को रीड करेगा तो इसका मतलब ये है कि कंपाइलर समझेगा कि भाई अब ये एक अलग इफ है तो इसका भी एल्स होना चाहिए। तो कंपाइलर इन दोनों को मिलाकर कंडीशनल स्टेटमेंट एक को ब्लॉक रीड कर लेगा। समझेगा। लेकिन ये ऐसा ब्लॉक है जिसका एल्स मिसिंग है। लेकिन क्लास सर ध्यान में ये रन रखिएगा करेंगे। कि अगर मैं यहाँ पर, हाँ अभी ये वाला अगर मैं रन करता हूँ तो मुझे ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट करवा के दे देगा, और बिल्कुल जायज तरीके से प्रिंट करवा के दे देगा, क्योंकि पहला इफ भी और दूसरा इफ दोनों क्या है? ट्रू है। नजर आए होंगे आप लोगों को। मैं इसको यस दोबारा सर। प्रिंट करवा देता हूँ, कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है जनाब, तो इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और आउटपुट देख लेते हैं, और बिल्कुल जायज तरीके से आया है आउटपुट ना। अच्छा भाई ये माइक बंद कर दें अपने आप लोग प्लीज। जब आप लोगों को इस क्वेश्चन में सर जब मेरा कुछ एक बताना क्वेश्चन है मुझे इसमें। पूछिएगा। मैं अपने पहले बात कंप्लीट कर लूँ फिर आपसे क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है? जहन में रखिएगा क्वेश्चन। तो अब जनाब यहाँ पर पहली कंडीशन ट्रू हो गई, दूसरी कंडीशन ट्रू हो गई। कंपाइलर ने इस ब्लॉक को ट्रू किया और एक्सपेक्ट किया कि भाई इसका एल्स। अब अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो कंपाइलर इसका एल्स मांगता है, लेकिन इसका एल्स तो है ही नहीं। फिर कंपाइलर दूसरे इफ पे चले गया। जब इफ इसका इफ सही हुआ तो ये एल्स पे जाएगा नहीं। तो अब इस टाइम तो ये दोनों ब्लॉक क्या है? ट्रू है। तो कंपाइलर ने सीधा सीधा ये चला दिया। लेकिन क्लास अगर यहाँ पर ये वाली कंडीशन ट्रू होने के बाद अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती, तो अब इस पूरे ब्लॉक का एक ड्रॉबैक ये होता कि जब ये कंडीशन ट्रू हो गई, जब ये वाला ब्लॉक चल गया, तो फिर ये क्यों प्रिंट हो रहा है? तो यहाँ पर ये भी प्रिंट होगा एज ब्लॉक, और बिल्कुल ये भी जायज तरीके से प्रिंट होगा, क्योंकि ये प्रिंट होना इसका हक है। वो इसलिए हक है कि भाई कंपाइलर को जब ये वाली स्टेटमेंट ट्रू मिल गई तो कंपाइलर को इसके एल से मतलब नहीं था। लेकिन जब कंपाइलर इस ब्लॉक पे आया और कंपाइलर को ये वाली इंस्ट्रक्शन फॉल्स मिली, तो कंपाइलर को चाहिए था इसका एल्स।
तो इसने सीधा सीधा इसके एल्स को प्रिंट करवा दिया। तो मल्टीपल इफ लगाने का ड्रॉबैक यही होता है कि कंपाइलर इसको समझता है ये कंडीशनल स्टेटमेंट और ये एक बिल्कुल अलग से कंडीशनल स्टेटमेंट है, राइट। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, एल्स इफ का इस्तेमाल करते हैं। तो अब कंपाइलर को क्या लगता है कि भाई ये दो मिलकर एक ब्लॉक है और ये एल्स दूसरा ब्लॉक है। एल्स इफ बनाने के लिए एक इफ का होना जरूरी है। अब मैं जब अपने प्रोग्राम इसी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करूंगा तो ये अब मुझे प्योरली आंसर देगा। क्यों? क्योंकि अब ये पूरा बन गया एक ब्लॉक और ये एल्स बन गया दूसरा ब्लॉक। जी जनाब, कोई सवाल था, पूछिए। सर मेरा ये सवाल था कि जब जो पहले आपने एल्स इफ नहीं लगाया था, खाली इफ लगाया था दोनों में, दोनों कंडीशंस में। सर तो पहली वाली ट्रू थी तो पहली वाली ही रन करता ना, दोनों क्यों रन कर रहा था उसमें? यही मैं आपसे नहीं भाई, ये वाली कंडीशन थी जनाब, ये वाली कंडीशन थी उस वक्त। सर दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना। सर देखिए जैसे कि फर्स्ट वाला है उसमें जो है सो वो भी ट्रू है, तो सेकंड में मूव क्यों कर रहा है, ये मेरा यही क्वेश्चन है। करेगा, अगर आप मल्टीपल इफ लगाओगे तो करेगा। तो हमने इसको फिक्स करने के लिए इसको एज इफ बना लिया, यही तो मैं समझा रहा हूं आपको। तो जब ये एज इफ लग जाएगा ना, तो ये दोनों मिलकर एक ही ब्लॉक हो गए। कंपाइलर को अगर ये इंस्ट्रक्शन मिलेगी और ये अगर इंस्ट्रक्शन ट्रू हो जाएगी तो कंपाइलर इसको चेक नहीं करेगा, वो सही है। अच्छा सर ठीक है, और वो समझ आ इसको गया भी सर। इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इफ लगाओगे तो कंपाइलर को अगर ये कंडीशन ट्रू भी मिल जाएगी ना, तो ये अपना ब्लॉक तो चला देगा, लेकिन इसका जो एल्स है वो कंपाइलर को जरूरत नहीं है उसकी। फिर कंपाइलर दूसरे इफ पे आएगा तो इसका एल्स भी मौजूद है, और अगर कंपाइलर को ये फॉल्स मिलेगा तो कंपाइलर इसका एल्स चला देगा। ये कहानी चल रही है, समझ में आई ये चीज? ओके तो सर, ओके सर। इसलिए एक ब्लॉक बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक इफ लगाते हैं और बाकी जितने भी कंडीशंस हैं मल्टीपल, उन सबको एल्स इफ में रख देते हैं। तो ये इफ और एल्स इफ मिलकर एक ब्लॉक बनता है और ये एल्स दूसरा ब्लॉक बनता है, राइट। आज का जो हमारे पास मुद्दा है वो ये है कि जनाब, मैं अगर आप लोगों के सामने एक कंडीशन रखता हूं, आप समझिएगा इस बात को, कि एक यहाँ पर कंडीशन ये दे दी कि भाई a इज लेस देन b, उसके बाद इसी के अंदर मैं एक और इफ बनाता हूँ और यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ कि भाई b इज ग्रेटर देन a, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे देता हूँ नेस्टेड इफ ब्लॉक, और इसके ऊपर मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन पेरेंट इफ ब्लॉक। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आके एल्स ब्लॉक बनाता हूँ इसका, और इसके एल्स ब्लॉक में मैंने ये कह दिया कि भाई नेस्टेड इफ का एल्स सही है, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आता हूँ, इसका एल्स ब्लॉक बना लेता हूँ। ये आ गया मेरे पास कंसोल डॉट राइट लाइन, ये आ गया पेरेंट एल्स ब्लॉक, ठीक है, पेरेंट एल्स ब्लॉक। अब सबसे पहले तो ये समझिए कि ये मैंने कहानी क्या की है। कौन डिफाइन करेगा कि अगर मेरे पास, पहले तो मुझे ये डिसीजन दीजिए कि इस टाइम क्या क्या प्रिंट होना चाहिए। सर पेरेंट इफ ब्लॉक भी जो है सो होगा, प्रिंट होगा। उसके अलावा सर जो नेस्टेड इफ ब्लॉक है वो भी प्रिंट होगा, और बाकी कुछ और प्रिंट नहीं होगा, बाकी नहीं होगा सर। बाकी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। और बिल्कुल सही बताया आपने, यस सर। क्योंकि यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10 इज लेस देन 20, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई 20 इज ग्रेटर देन 10। तो अब यहाँ पर क्लास सर क्योंकि आपने सवाल मेरा एल्स इतना मार था, दिया ना इसलिए। हाँ एग्जैक्टली। अब यहाँ पर कहानी ये है कि भाई ये वाला ब्लॉक तब रीड होगा जब इसका पेरेंट ट्रू होगा। ये वाला ब्लॉक कंपाइलर इन दोनों एल्स इफ को देखेगा ही। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट कहलाता है नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ। और अगर मैं एल्स के ब्लॉक में जाकर एक और इफ का ब्लॉक बना दूं और इसी का एल्स बना दूं, तो ये भी मैं काम कर सकता हूं। और इधर जाके मैंने कह दिया कि भाई ये नेस्टेड एल्स ब्लॉक,
और यहाँ पे मैंने कह दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे मैंने कह दिया कि नेस्टेड एल्स का इफ, और यहाँ पर कंडीशन हमने दे दी कि भाई वही कंडीशन कि भाई ए की वैल्यू अगर लेस देन है बी की वैल्यू से, और इसी तरीके से तो ये वाला ब्लॉक चल जाए, वरना जो है ना फिर। अब जनाब ये मुझे बताइए कि ये वाली कंडीशन कब चलेगी, अब ये वाला ब्लॉक कब चलेगा, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि जब मेरे पास क्या होना चाहिए मेरे प्रोग्राम में। सर जब ये कंडीशन ट्रू होगी कब चलेगा? जब कौन सी, वो तो है, वो तो ये है, लेकिन उससे पहले भी तो कोई सर शर्त जब होनी चाहिए। पेरेंट इफ सर जो है फॉल्स सर होगा, सर हाँ, सर जब पेरेंट इफ फॉल्स होगा, सर यानी ये वाली कंडीशन, अगर मैं इसकी कंडीशन को ये कर तब ये दूं कंडीशन चलेगी सर। तो अब उसके बाद वो एल्स के ब्लॉक में आ गया, और एल्स के ब्लॉक में आने के बाद वो ये वाली कंडीशन को चेक करेगा, और अगर उसको ये वाली कंडीशन ट्रू मिलती है तो तब जाके ये वाला ब्लॉक रन होगा, ठीक है। और ये वाली कंडीशन इसको ट्रू मिलेगी, तो मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पर रन करता हूँ। सर वॉइस बहुत लैग कर रही है, एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर। चलो मैं दोबारा कर देता हूँ रिपीट। चलें पहले तो ये बताएं मेरी वॉइस सही आ रही है सबको? थोड़ी सर कट हो रही है। कट हो रही है, फिर इंटरनेट इशू होगा भाई, मेरा हो सकता है इंटरनेट इशू हो, क्या कर सकते हैं। नो सर, आपकी आवाज सबको ही लैग कर रही सबको लैग कर रही है ना? तो सर जनाब आपकी आवाज बहुत सर कट मुझे होकर भी लैग आ कर रही रही है। है। यस सर, लैग यस कर रही सर। है। लैग Yes, कर sir. रही है ना, सबको ही लैग कर रही है, तो इसका मतलब मेरा इंटरनेट इशू है ना। जी सर। इंटरनेट देखें जनाब, मैं तो आप लोगों से ये कह रहा था कि हमने दो वेरिएबल असाइन किए, हमने एक इफ बनाया पेरेंट इफ, और उसके ब्लॉक में पेरेंट का एक कोड लिखा, और उसके अंदर नेस्टेड एक इफ बनाया और नेस्टेड एक एल्स बनाया, सही है, इफ के अंदर इफ बनाया बेसिकली। और उसके बाद जो पेरेंट एल्स था उसके अंदर एल्स की एक स्टेटमेंट के साथ हमने इफ और एल्स बनाया, तो ये एल्स का नेस्टेड इफ एल्स है और ये इफ का नेस्टेड इफ एल्स है, राइट। अब पेरेंट की भी हमने स्टेटमेंट दे दी, पेरेंट की एक स्टेटमेंट ये है, पेरेंट एल्स की ये स्टेटमेंट ये है। अब जनाब हमारे पास कंडीशन ये है कि भाई अब सबसे पहले कंपाइलर तो इसको चेक करेगा ना, पेरेंट को। अब पेरेंट कंडीशन क्या कह रही है कि भाई 10 की वैल्यू बराबर है 20 की वैल्यू से, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। जब ये चीज पॉसिबल नहीं है तो कंपाइलर पूरा ब्लॉक इग्नोर मार के एल्स पे आ जाएगा, और एल्स पे आने के बाद क्योंकि एल्स की तो कोई कंडीशन नहीं होती, वो सबसे पहले तो इसको प्रिंट करवाएगा, फिर उसके बाद कंपाइलर इसके नेस्टेड इफ को चेक करेगा कि भाई क्या 10 की वैल्यू लेस देन है 20 की वैल्यू से, हाँ बिल्कुल लेस है, तो कंपाइलर इसके ब्लॉक को बिल्कुल इग्नोर कर देगा, ये वाली बॉडी जाके रन कर देगा। तो इस टाइम जो मेरे पास आउटपुट आएगा वो जनाब ये आएगा, पेरेंट इफ ब्लॉक और नेस्टेड एल्स का इफ। तो यहाँ पर चेक कर लेंगे कि क्या मेरा आउटपुट यही आ रहा है, तो बिल्कुल यही आ रहा है मेरा आउटपुट। लेकिन जनाब मैं यहां पर अगर ये वाली कंडीशन कर देता हूं ट्रू, ये क्या किया मैंने, ये कौन बताएगा, इसका मतलब क्या होता है? A is not equal to B। सर अभी आपने लिखा अगर ए बी के इक्वल नहीं है तो नहीं, सर तो ए इज हाँ। अब नॉट इक्वल आपको टू लगता है कि कंपाइलर इस पूरे ब्लॉक को क्या कर देगा, इग्नोर मार देगा, ऐसे ही होगा ना। और नो इस सर, इस वाले पूरे कोड को इग्नोर नहीं मारेगा, वो मार देगा सर। इग्नोर मार देगा। इग्नोर करेगा ना, क्योंकि इसको ये वाली इफ मिल गया। अब इफ के अंदर जाके सबसे पहले ये इसको प्रिंट करवा देगा, किसको, पेरेंट इफ ब्लॉक, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद कंपाइलर नेस्टेड कंडीशन को चेक करेगा, सही है। नेस्टेड कंडीशन में क्या है कि बी जो है वो ए से ग्रेटर होना चाहिए,
तो हाँ भाई कंपाइलर जो है वो इस ब्लॉक को चलाएगा, इसके अंदर इस ब्लॉक को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। तो इस टाइम यहाँ पे जो मेरा आउटपुट आएगा जनाब वो ये आएगा। सही है। अब सवाल ये बनता है कि भाई नेस्टेड इफ की कंडीशन लगेगी क्यों, क्या ऐसी जरूरत पड़ती है कि भाई मैं नेस्टेड की कंडीशन लगाऊं। तो जनाब मैं इसकी मिसाल पहले रियल वर्ल्ड सिनेरियो से देने की कोशिश करूं, उसको समझिएगा कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई इंटरमीडिएट, यूनिवर्सिटी से पहले हम लोग इंटरमीडिएट पास करते हैं और इंटरमीडिएट में हमें एक परसेंटेज मिलती है कंप्लीट करने के बाद। सही है। अब वो परसेंटेज क्या है, वो एक हमारी वैल्यू है, यूं समझ लें कि भाई ग्रेड। अब किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर हम उसी वैल्यू को लेके जाते हैं तो एक कंडीशन क्या है कि भाई अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी में किसी एडमिशन लेना हो कि जिसका बहुत मेरिट होता है, जैसे एनएडी हो गई, कराची यूनिवर्सिटी हो गई, इन सबका मेरिट है कि भाई कम से कम आपको 75% उसमें होने के लिए चाहिए। अब वो 75% वैल्यू आपको जनरेट कहाँ से होगी, इंटरमीडिएट से। और फिर उसी वैल्यू को आप दूसरी कंडीशन में इस्तेमाल करने जा रहे हो यूनिवर्सिटी की लेवल की कंडीशन में, कि अगर आपकी वैल्यू, जो वैल्यू आपको इंटरमीडिएट से जनरेट होकर मिली है, वही वैल्यू अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो वहां पे भी एक कंडीशन आपको पास करनी है। वो कौन सी कंडीशन है कि भाई अगर आपकी वैल्यू 75% से कम हुई तो आपको किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, लाइक एनएडी यूनिवर्सिटी या कराची यूनिवर्सिटी, राइट। तो फिर आपके पास वहां पर दूसरी कंडीशन क्या आएगी कि भाई वो यूनिवर्सिटीज देखो जो कि 75 से कम मेरिट है। तो अब यूं समझ लो कि एक वैल्यू का एक जगह से दूसरी जगह कंडीशनल तौर पर इस्तेमाल होना, ये नेस्टेड की कहानी है। वैल्यू वही है। तो अब यहाँ पे हम लोग नेस्टेड लगाएंगे। सही है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आपको क्या क्लियर करना जरूरी है, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट में एनरोल होने से पहले आपको क्या क्लियर करना जरूरी है, मैट्रिक। राइट, समझ में आ रहा है सिनेरियो? सर एल्स की कंडीशन को नेस्टेड कहते हैं? नहीं जनाब, इफ के अंदर इफ का बनना, जैसे कि मैंने यहाँ पर इफ बनाया ना, अब एक इफ के अंदर दूसरे इफ को बनना, तो इसको कहते हैं नेस्टेड इफ। इसी तरीके से इस एल्स के ब्लॉक में इसका इफ का बनना या और इसके एल्स का बनना, इस तरीके से कहते हैं कि भाई एक ब्लॉक के अंदर दूसरा ब्लॉक का क्रिएट होना नेस्टेड कहलाता है। इसी तरीके से मल्टीपल ब्लॉक के ब्लॉक अंदर बनना जी, लेकिन एक ब्लॉक के अंदर डब्बे में डब्बा और डब्बे में ओके केक। सर, सही है। मतलब जैसे पार्ट्स होते हैं ना। जी जी जी, एक पर होता अगर है इफ के अलग अंदर अलग स्विच ब्लॉक बनना। लगाएंगे, अगर इफ के अंदर स्विच लगाएंगे तो वो नेस्टेड इफ होगा या नेस्टेड स्विच होगा? इफ के अंदर स्विच लगाने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि उसमें आप नेस्टेड की, आप उसको ये कहोगे कि भाई इफ के अंदर हमने स्विच इस्तेमाल किया है और नेस्टेड तौर पे किया है, ये कह सकते हो। हम वहां पर उसको स्विच के अंदर स्विच का लगाना है, उसको कहते हैं नेस्टेड स्विच। नाम कुछ भी दे लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, लेकिन एक ब्लॉक के अंदर दूसरे ब्लॉक का क्रिएट होना, ये कहलाता है नेस्टेड। अच्छा जनाब, ठीक है सर। अब यहाँ पर हमारे पास अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या आता है, डिसीजन स्ट्रक्चर्स। और मैं अगर यहाँ पर इसको लिखता हूँ वर्सेस कंडीशनल स्ट्रक्चर्स, इन दोनों से क्या फर्क समझ में आता है आप लोगों को? डिसीजन स्ट्रक्चर, कंडीशनल स्ट्रक्चर, वही कुछ भी सर नहीं। डिसीजन स्ट्रक्चर में सर हमने जो है ना, एक वो होता है कंफर्म्ड होता है। कंडीशन में ये होता है कि हो भी सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो वेरी सकता है। गुड। लेकिन देखो डिसीजन में भी एक डिसीजन ऐसा होता है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट में हो ही नहीं, उसके अलावा एक डिफॉल्ट डिसीजन भी होता है। गरक हो जा। तो क्या मैं यार, एक तो तुम लोग पता नहीं यार पूरी वो तरह माइक बंद हरकतें करो। करते हो, तुम लोग को पता है पूरी दुनिया तुम लोगों की आवाजें सुन रही होती है।
उससे तुम लोगों का लेवल पता चल रहा होता है कि तुम लोगों का Correct. लेवल क्या है। अल्लाह माफ करे। मसला नहीं, कीट सर के अलावा थोड़ा कोई भी क्रॉप नहीं कर आता होगा लेंगे। देख। चलो खैर, मैं यहाँ पर बात कर रहा था भाई, सवाल ये था कि भाई क्या इन दोनों अप्रोचेस को आपको लगता है कि दोनों एक ही बात है या दो अलग अलग। और जिन भाई ने भी जवाब दिया था वो बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा था डिफरेंट। उन्होंने। यस यकीनन सर। इसमें कोई ना कोई डिफरेंस होगा, और डिफरेंस क्या होगा उसको समझना है कि भाई डिफरेंस क्या होगा। जोइन भाई ने जवाब दिया है कि भाई डिसीजन स्ट्रक्चर में यकीनन हमें कोई ना कोई रिजल्ट पता होगा, उस रिजल्ट के मुताबिक कोई ना कोई डिसीजन होगा, ये एक अलग कहानी। कंडीशनल स्ट्रक्चर में एक कंडीशन, एक क्राइटेरिया सेट होता है और उस क्राइटेरिया के मुताबिक कोई ना कोई ब्लॉक ऑफ कोड रन होता है। तो दोनों बातों में क्या है, फर्क है कि कंडीशनल यहाँ पे होती है कंडीशन, और यहाँ पर होता है बाकायदा पूरा एक गिवन रिजल्ट। आप लोगों को अगर बता दिया जाए कि भाई आप लोगों के प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में 75 नंबर है, तो अब आप फौरन से डिसीजन ले लोगे कि भाई इस पर आप लोगों को क्या ग्रेड मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके जहन में एक क्राइटेरिया सेट हुआ हुआ है कि भाई इतने नंबरों पे ये ग्रेड बनता है। लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ पर ये सिनेरियो दिया जाए कि भाई अगर आपके नंबर एक्सपेक्टेड हैं कि भाई 75 टू 78 टू 72 के दरमियान हैं, तो अब ये क्या है, ये कंडीशन है और इस कंडीशन पे एक क्राइटेरिया सेट हुआ होगा। तो दोनों में अलग बात है, इसको मिल रही है 75 की एक फिगर और इसको मिल रही है एक रेंज। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो सर जी सर। डिसीजन स्ट्रक्चर में जो हमारे पास टर्म यूज होती है वो होती है स्विच केसेस। स्विच केसेस, और यहां पर कंडीशनल स्ट्रक्चर में हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं इफ एल्स या एल्स इफ या एल्स, राइट। अब ये स्विच केसेस का कॉन्सेप्ट किसी को है? स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से 1-1.5 मिनट चाहूंगा, अजान हो रही है। जनाब, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था भाई स्विच केसेस। स्विच केसेस का आइडिया है, सर ने पढ़ाया आप लोगों को अभी तक? जी सर, पढ़ाया है। चलो फिर बताइए, यकीनन आइडिया होगा आप लोगों को।
सर हम लोग स्विच केस एज अ सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे होते हैं मल्टीपल इफ और एल्स के ना। हमारा कोड जो है सही वो है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा होता है, तो फिर हम जो है इफ एंड एल्स के कंडीशंस को हटा देते हैं, वहाँ पर केस यूज करते हैं। वेरी गुड, और बिल्कुल इसके सही है। अंदर हमें एक चीज़ बस ये हो रही होती है हाँ, कि इफ एंड एल्स की कंडीशन में हमारे पास वो सारी कंडीशन चेक कर रहा होता है, जबकि केस के अंदर हम जो है वो तीन से ज़्यादा जो है वो कंडीशंस देते हैं केस के अंदर, और उसके बाद जो है वो एक ही कंडीशन के ऊपर उसको ब्रेक कर सकते हैं। मसलन अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो वो उसी के ऊपर रन करेगा, इसके बाद प्रोग्राम जो है ब्रेक हो जाएगा। सही है, ठीक है, चले, वेरी गुड। जनाब होता ये है कि स्विच केसेस बनाने के लिए जो सिंटैक्स यूज होता है, सबसे पहले जो स्विच का कीवर्ड आता है, उसके आते हैं पैरेंथेसिस, और ओवरऑल पूरा बस ये एक ही ब्लॉक होता है, ठीक है। अब ये स्विच केस जो है वो मांगता है एक स्पेसिफिक या तो कोई कांस्टेंट, मैं अगर यहाँ पे कमेंट आउट करके लिखूं तो स्विच केसेस हमसे मांगता है कोई कांस्टेंट या कोई एक्सप्रेशन, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं मांगता है, राइट। अब ये कांस्टेंट में क्या हो सकता है या एक्सप्रेशन में क्या हो सकता है क्लास, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो इसका रूल है कि स्विच केसेस सबसे पहली बात तो ये है कि कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू मांगता है या एक ऐसा डिसीजन मांगता है, और वो डिसीजन अपने केसेस से क्या करता है, मैच करता है। अब या तो कोई एक्सप्रेशन हो सकती है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दे दी 15 इज ग्रेटर देन 10, तो अब मुझे बताइए कि स्विच के पास एक डिसीजन मौजूद है, क्या डिसीजन है जनाब स्विच के पास, आइदर ट्रू और फॉल्स। सर ट्रू ट्रू। है सर, ट्रू है। ट्रू है ना, तो अब यहां पर जो केस बनेगा, जो केस में जो वैल्यू आएगी, या तो वो ट्रू की वैल्यू आएगी या तो केस बनेगा इसका फॉल्स का। इसके अलावा अगर मैं कोई केस किसी नंबर के नाम से बनाना चाहूं तो यहां पे मुझे ऐतराज कर देगा, और सिर्फ ऐतराज देखो, सिर्फ 1 पे ही ऐतराज हुआ। अब जनाब यहां पर जो केस बनेगा वो ये बन सकता है कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक और ये कंडीशन दे दी कि भाई 15 इज लेस देन 10, ठीक है। अब इसमें मैंने ये कह दिया कि भाई कोई भी स्टेटमेंट दे दी, इसी तरीके से यहाँ पर भी एक एक्सप्रेशन दे दी कि भाई फॉर एग्जांपल के 15 इज नॉट इक्वल टू 10। अब क्लास यहाँ पर ये नोटिस कीजिए कि जो भी केस बनाया जाता है कि उसको ब्रेक भी किया जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम कोई केस बना रहे हैं और इसकी बॉडी क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर हमने बॉडी क्रिएट कर दी और यहाँ पर उसको ब्रेक कर दिया, तो अब यहाँ पर देखिए कि स्विच केसेस का जो रूल है वो क्या है। अब इस टाइम स्विच के पास कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, अब स्विच के पास इस टाइम एक एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन पे स्विच को एक डिसीजन मिल रहा है आइदर ट्रू और फॉल्स का। अगर हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, 15 जो है वो वाकई में ग्रेटर देन है 10 के बाद, तो स्विच को एक रिजल्ट मिला हुआ है ट्रू का। अब वो अपना रिजल्ट जो है वो अपने इनके रिजल्ट से क्या करेगा, मैच करेगा। अब फॉर सपोज तमाम केस बनने के बाद, ये केस जो होते हैं वो हमारे लिमिटेड होते हैं, कितने भी केस बन सकते हैं, लेकिन उनके अलावा एक होता है हमारे पास डिफॉल्ट केस, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है भाई डिफॉल्ट केस, और इसको भी ब्रेक किया जाता है। अब प्लस यहाँ से इस पूरे कोड से आप लोगों को समझ में क्या आ रहा है कि जनाब हमारे पास स्विच में एक एक्सप्रेशन है जो कि स्विच को एक रिजल्ट दे रही है ट्रू और फॉल्स में। अब हमें देखते हुए पता चल रहा है भाई स्विच के पास एक ट्रू रिजल्ट है, तो हमने यहाँ पर दो केस बनाए। एक केस क्या बनाया कि भाई 15 जो है वो अगर छोटा है 10 से, तो मेरे पास यहाँ पर केस नंबर 1 चल जाए, और अगर यहाँ पर ये वाली कंडीशन है कि भाई 15 जो है वो नॉट इक्वल टू 10 से, तो मेरे पास यहाँ पर केस 2 प्रिंट हो जाए। और अगर इन दोनों में से कोई भी केस मैच नहीं हो रहा है इस डिसीजन से, यानी इसका डिसीजन अगर इससे मैच नहीं हो रहा या इसका डिसीजन इससे मैच नहीं हो रहा, तो फिर उस कंडीशन पे ये वाला ब्लॉक चलता है।
तो अब मुझे यहाँ पर देख के बताइए कि क्या प्रिंट होना चाहिए। सर सर केस टू। सेकंड वाला ब्लॉक। सेकंड वाला ब्लॉक, तो यहाँ पर इसको रन करके देख लेते हैं। तो जनाब केस 2, अब ये केस 2 क्यों प्रिंट हुआ है, फिर दोबारा रूल को समझ लो। रूल क्या है, हम केस अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। केस की हमेशा, केस को जो वैल्यू मिलती है वो हमेशा इसकी टाइप से सेम होनी चाहिए। अगर फॉर सपोज यहाँ पे कोई इंटीजर वेरिएबल होता और यहाँ पर कोई एक इंटीजर नंबर होता, तो यहाँ पर चलो इसको इंटीजर नंबर कर लेते हैं। अब इस टाइम 15 क्या है, एक इंटीजर नंबर है। तो देखो इसने मुझे यहाँ पर एरर दे दिया। अब ये कौन बताएगा कि ये एरर किस बात पे आया है, कैन नॉट इम्प्लिसिट कन्वर्ट टाइप बूल टू इंटीजर। क्यों, अब इस टाइम इसकी टाइप क्या है, बूल है, और इसकी टाइप है इंटीजर। अब यहाँ सर पर ये एक केस इसलिए 15 रॉन्ग आ आ रहा है। सकता है और यहाँ पर एक केस फॉर 1 वैल्यू आ सकती है, यानी कोई भी एक इंटीजर वैल्यू आ सकती है। तो वो इंटीजर वैल्यू, ये वाली इंटीजर वैल्यू इन केसेस से इंडिविजुअल मैच करेगी, जिससे जो वैल्यू मैच कर गई वो वाला ब्लॉक रन हो जाएगा। ये है बेसिकली इसका फ्लो। जी जनाब, आप कुछ कह रहे थे। यस सर, ये इसलिए पहले आपने पूछा था ना क्यों नहीं बन रहा है यहाँ पर। जी जी सर यहाँ पर इसलिए नहीं बन रहा था केस स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर जो है ना जो है सो केस वो होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, एक जैसे जैसा कि होना 15। चाहिए, हाँ यस सर। टाइप सेम होनी चाहिए, ठीक है, यस सर, यस सर। टाइप सेम होनी चाहिए। ये इसका एक्चुअल जवाब है। जिस टाइप की वैल्यू स्विच के पैरेंथेसिस में होगी तो उसके जो केसेस की जो वैल्यू होगी वो उन्हीं टाइप की होनी चाहिए, उनके अलावा एक डिफॉल्ट केस होगा नहीं तो। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इसकी, पहली बात तो यह है कि भाई केसेस की वैल्यू आपस में सेम नहीं हो सकती, एरर दे देगा। सही है, तो फिर कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा ना, ये केस चला है या ये केस चला है, तो इसलिए इसने सिंटैक्स एरर दे दिया। तो हाँ भाई, यहाँ पर ये कर सकते हैं। अब मुझे बताइए कि कौन सा ब्लॉक चलना चाहिए। 3 ब्लॉक। सर सेकंड वाला। 3 ब्लॉक सर। सॉरी 3। 3 ब्लॉक यानी डिफॉल्ट ब्लॉक चलना चाहिए, क्योंकि देखो ना तो 15 की वैल्यू इससे मैच हो रही है, ना तो 15 की वैल्यू इससे मैच हो रही है। ये 1 है, ये 10 है। केस में क्या होता है कि कोई एक केस ऐसा होगा जो कंडीशनली तौर पर क्या होगा, इससे वैल्यू मैच करेगा, और जिस केस की वैल्यू मैच कर जाएगी वो वाला केस ब्लॉक हो जाए, रन हो जाएगा। अब इस टाइम यहाँ तो इस केस की वैल्यू ना तो इससे मैच कर रही है, ना तो इस केस की वैल्यू इससे मैच कर रही है, तो ये दोनों ब्लॉक क्या हो गए, ब्रेक हो गए और डिफॉल्ट केस चल गया। अब इसकी एक प्रॉपर एग्जांपल आप लोग को समझाता हूँ। देखो आज क्या दिन है, इस टाइम, इस डेट एंड टाइम के मुताबिक आज का क्या दिन पड़ रहा है, 17 तारीख है, और 17 तारीख को आज दिन क्या वेडनेसडे। पड़ रहा है, वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे पड़ रहा है। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूं डे ऑफ वीक के नाम से। सही समझिएगा इस एग्जांपल को, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। डे ऑफ वीक के नाम से मैंने डे के नाम से एक वेरिएबल ले लिया। अब अगर मैं आप लोगों से सिंपल एक सवाल करूं कि इस डे के वेरिएबल की टाइप क्या है, तो क्या बताएंगे। स्ट्रिंग टाइप है सर। नहीं, बिल्कुल नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है। सर डे है ना, डेट ऑफ वेडनेसडे, वेडनेसडे तो स्ट्रिंग नहीं होगा हमारे पास। देखो ना, अगर स्ट्रिंग होता तो यहाँ पे एरर नहीं देता।